Hello students, in this video we are going to do 2017 set A. So the question number 1 is what is SI unit of charge? So we know that SI unit of charge is coulomb. Second question is the torque acting on a dipole of dipole moment P placed at an angle 90 degree to the electric field E will be. ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो कितना टॉर्क जो है उस डाइपोल को एक्सपीरियंस होगा वो हमें बताना है. सो वी नो दैट टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा एंड टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन and here theta is 90 degree and sin 90 is 1, so tau is equals to PE. So the torque is P. So answer 1 is correct. Question number 3 is the resistivity of a conductor with increasing temperature. तो हमें पता है कि भी एक कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल और नेगेटिव होती है, वहीं पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी स्मॉल एंड पॉजिटिव और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी लार्ज एंड पॉजिटिव. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर कैरी करंट आई. तो एक कोइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है जिसकी रेडियस है आर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें बतानी है. सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r. ये एक सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr ये मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्ट्रेट वायर के पास में. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज द वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज विल बी. तो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 10⁻14 हर्ट्ज, हमें निकालनी है यहाँ पर वेवलेंथ. वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू c अपॉन न्यू एंड c is 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻14. So it is 3 × 10⁸8 minus 14 and it is 3 × 10⁻6 and वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं ये मीटर के अंदर आएगी SI यूनिट में. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 3 × 10⁻6 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड ऑन. सो द ऑप्टिकल फाइबर होता है इसकी जो वर्किंग है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होती है. क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर ए नॉर्मल आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज. तो एक नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मिनिमम. किस कलर के लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मिनिमम होता है. तो इसके लिए देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं ये इंक्रीज होता है जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. एनर्जी मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है. तो अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जिस लाइट की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा और जिस लाइट की कम फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा. तो जो वेब क्योर है इसमें वॉयलेट कलर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है. तो यहाँ पर आप देखिए हमें पूछा है मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है मिनिमम, आंसर आएगा यहाँ पर रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वाट. एक डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको निकालनी है यहाँ पर. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाई √v. लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाई √100. 12.27 डिवाइडेड बाई 10 and 1.227. So the option second is correct. The ionization energy of hydrogen atom is. तो हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी इसका आंसर आएगा √2RH. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, राइट इज एक्सप्रेशन. तो कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई, F इज इक्वल्स टू के Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय
r square. So we define Coulomb's law as a force of attraction between any 2 point charges, which is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? R is equals to rho L divided by A. This is the relation between resistance and resistivity. And which of these quantity does not change for the same material? तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी सेम मटेरियल के लिए चेंज नहीं होती? तो देखिए जो रेजिस्टिविटी है वो सेम मटेरियल के लिए यहाँ पर चेंज नहीं होती, तो आंसर आएगा रेजिस्टिविटी. ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास वही एक सेम मटेरियल, सपोज हमारे पास ये कॉपर का वायर है, ठीक है, अगर मैं इसके थिकनेस को चेंज कर दूंगा, इसके लेंथ को चेंज कर दूंगा, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी. ठीक है, वहीं पर जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी. तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे. सो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज फॉर द सेम मटेरियल. नेक्स्ट इज स्टेट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो भाई फैराडे जो है इनके दो लॉज हैं. फर्स्ट लॉ में बताता है कि जो करंट है या ईएमएफ है कब इंड्यूस होगा, और सेकेंड लॉ में बताता है कि कितना ईएमएफ या कितना करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा. सो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंजेस एन ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल. कि भाई अगर हमारे पास जब भी जो फ्लक्स है वो चेंज होता है, फाई के चेंज होने से जो करंट है वो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, करंट पैदा होगा या फिर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा. ठीक है, दिस इज फैराडे फर्स्ट लॉ. अच्छा, फैराडे सेकेंड लॉ क्या है? फैराडे सेकेंड लॉ है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. कि जितना तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा. दिस इज फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टू गिव द 2 यूजेस ऑफ माइक्रोवेव एंड रेडियोवेव. तो माइक्रोवेव के 2 यूजेस. तो पहले तो माइक्रोवेव का यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर. ठीक है, सेकेंड माइक्रोवेव जो है इसका यूज़ हम कर सकते हैं फॉर रेडार. ठीक है, रेडार ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो सकता है. जो रेडियो वेव है ये यूज़ हो सकती है रेडियो के अंदर, मोबाइल के अंदर, ठीक है, टीवी के अंदर, कम्युनिकेशन के तौर पे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस एंड गिव इट्स रिलेशन विद द फोकल लेंथ. सो पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये रिलेशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड राइट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारे पास एक प्लेट है, इस पर हमने लाइट डाली, तो जब लाइट के फोटोन इस पर एंटर करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. तो व्हेन लाइट ऑफ ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देन इलेक्ट्रॉन इमिटेड आउट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू नॉट, जो सामने से फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच, इसको न्यू नॉट नहीं, न्यू से रिप्रेजेंट किया है, एच न्यू. यहाँ पर वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच इंटू न्यू नॉट. न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इट्स काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंड गेट गिव इट्स टू टेबल. तो ये सिलेबस में नहीं है. इसके बाद जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये भी सिलेबस में नहीं है. व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड हाउ दे आर क्रिएटेड. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब हम एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप 15 की जो इम्प्योरिटी है वो ऐड कर देते हैं. ठीक है, एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप 15 जो इम्प्योरिटी है जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, ग्रुप 15 जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ग्रुप 15 जो भी इम्प्योरिटी हम इसमें ऐड करेंगे तो उससे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर.
ठीक है, एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो क्या किया जाता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया जाता है और उसको हीट किया जाता है इन द एनवायरनमेंट ऑफ ग्रुप 15 गैसेस लाइक फॉस्फोरस के एनवायरनमेंट में उसको हीट करेंगे, जिससे जो फॉस्फोरस है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं C1 + C2। तो हमारा ये जो कैपेसिटेंस है ये आ जाएगा यहाँ पर 10 माइक्रोफेराड का, ये 10 माइक्रोफेराड का दिया हुआ है ही। दोनों को जब सोल्व करते हैं तो 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20, सो दैट इज़ 5 माइक्रोफेराड। तो एक हमें सिंगल कैपेसिटर मिल जाएगा 5 माइक्रोफेराड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मीटर ब्रिज फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें मीटर ब्रिज का जो यूज़ है वो बताना है। सो देखिए मीटर ब्रिज जो है ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर कि किस तरह से हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट या मैकेनिकल का वायर लेते हैं और उस वायर को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, एक की से, एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स होती है, कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर ये जो एंड गैप है इसके बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया जाता है। इसके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया जाता है S। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा के चौकी से टच करके इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर एक वुडन स्केल जो है वो इसमें लगा हुआ होता है। तो ये बन गया हमारा मीटर ब्रिज, ठीक है। फिर यहाँ पर भाई हम मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं दैट P/Q = R/S व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन शो बाय द गैल्वेनोमीटर। तो इसको स्लाइड करेंगे, एक लेंथ आएगी सपोज L लेंथ, जिसके ऊपर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो बाकी जो लेंथ बच गई ये बच गई 100 - L। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, इसका S मान लेते हैं। तो ये वाला जो वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज R इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। तो इसका नाम रख देते हैं ABC। तो AB लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा यूनिट लेंथ का है R, तो L लेंथ का हो गया R × L। सिमिलरली BC लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है R और ये है 100 - L लेंथ, तो इंटू 100 - L। अच्छा, तो ये इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। सो RL डिवाइडेड बाय 100 - L R = R/S। यहाँ पर R से R कैंसिल आउट और S कितना आ जाएगा, S = R × 100 - L डिवाइडेड बाय L। L और R की वैल्यू को पुट करिए, आपको यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, और ये आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए मीडियम इफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज 60 डिग्री। तो पोलराइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड, ठीक है, बाय यूजिंग ए टर्मलिन, क्रिस्टल और एनी काइंड ऑफ पोलराइजर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में एक फॉर्मूला आता है दैट μ = tan IP। IP होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री। सो μ = tan 60 डिग्री, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। सो μ = tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिफाइन इन इट्स मैग्निफिकेशन। तो आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर एक लेंस जो है वो स्मॉल यूज़ होता है, एक लेंस यहाँ पर लार्ज यूज़ होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं आई लेंस। यहाँ पर जो भी रे ऑफ लाइट जो है इसमें आती है, ठीक है, ये इसके ऊपर गिरेगी, यहाँ पर एक इमेज बनेगी। फिर इनको हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हमें एक वर्चुअल इमेज जो है वो बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और ये आपको इसका जो पूरा प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है, ये आपको बनाना है अच्छी तरह से।
कि ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, जिस पे हमें इमेज सबसे क्लियर नज़र आती है। और यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये जो बड़ी इमेज है इस छोटे से ऑब्जेक्ट की ये दिखाई देगी। तो ये आपको डायग्राम बनाना है और साथ में इसका मैग्नीफिकेशन जो है वो डिफाइन करना है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ tan बीटा टू द tan अल्फा, इसको बोला जाता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इसके मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पीएन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो हमें यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर दीजिए और इसका यूज़ जो है दैट इट इज़ यूज्ड एज ए डीसी कन्वर्टर, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और कैसे कन्वर्ट करता है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो इस सिलेबस में नहीं है, मूविंग कॉइल गैलोमीटर सिलेबस में है, ये आपको अच्छे से करना है। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जो है इसको भी आप कर लीजिए। देखिए इसी के ऑप्शन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों को डिफाइन करना है। सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई I एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई I। तो ये यहाँ पर इट इज़ द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट। और यहाँ पर जैसे करंट बढ़ेगा जो इंडक्टेंस है वो कम हो जाता है, या हम बोलेंगे कि जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ही कम करंट होगा। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कोइल की, जिसके कारण वो अपने आप में ही करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, और जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगा करंट के फ्लो के लिए। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि दो कोइल आपस में रखे हुए हैं, किसी में भी अगर करंट में चेंज होता है तो दोनों एक दूसरे के करंट में चेंज होने को अपोज करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ग्रेटर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लोअर बी द करंट। तो ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कोइल व्हेन ए करंट इन इट चेंजेस बाय 2 एम्पियर। तो डी आई हमारे पास चेंज इन करंट दे दिया 2 एम्पियर इन टाइम डी टी, दैट इज 10⁻⁻2 सेकेंड एंड ई एम एफ इज 20 वोल्ट। सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ हमें निकालना है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ई एम एफ का फॉर्मूला होता है -L/di/dt एंड हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल। हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो ई दे रखा है हमारे पास 20 इक्वल्स टू -L एंड डी आई इज 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। तो यहाँ से L जो है ये आ जाएगा 2 इंटू में 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ 10, सो इट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 100 एंड इट इज़ 0.1। सो 0.1 हेनरी इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। रेडियो एक्टिविटी के आपको नहीं करना है, हाफ लाइफ नहीं करना है, और यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये सिलेबस से कट हो चुका है आपकी बार। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।